हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। विद्युत धारा के प्रभावों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से विद्युत जब किसी भी परिपथ में प्रवाहित होती है, बेटा बहती है, तो वहां पर ताप पैदा होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल बेटा पीछे की तरफ से गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बेटा मोटर हो गए, पंखे इत्यादि हो गए, ये सभी के सभी ऐसे उपकरण हैं जिनमें से विद्युत अगर प्रवाहित की जाती है तो वहां पर बेटा उसका तापीय प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी होता है, और अगर होता है तो क्या होता है, कैसे वो अपने आप को जाहिर करता है। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में यानी इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करेंगे ना आप लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस पार्ट के बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से कि विद्युत धारा होती क्या है। देखो जनरली होता क्या है कि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है बेटा, ये बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, बहुत छोटे कणों से। और उन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा अणु। ठीक है, परमाणु। ये छोटे छोटे कण होते हैं। परमाणु क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है। परमाणुओं के जुड़ने से बेटा अणु बनते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एटम्स कहते हैं, वो परमाणु होते हैं। और जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं बेटा, वो अणु होते हैं। यानी सबसे छोटे कौन से होते हैं? सबसे छोटे परमाणु होते हैं। जी कैसे होते हैं वो होते हैं बिल्कुल एक वृत्त के समान। एक वृत्त के समान होते हैं वो। मैं यहां बनाता हूं, एक वृत्त के समान होते हैं ऐसे करके। मतलब वृत्त तो क्या कहें, गोला होता है वो अपने आप में, वो गोले के समान होता है, ऐसा करके गोला होता है। तो अपने आप में वो गोले के समान होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उस गोले में क्या कुछ होता है। तो उस गोले में एटम के अंदर यानी कि अपने आप में परमाणु के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जंप करते हुए आगे जाता है तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही विद्युत धारा होती है। हालांकि ये चीजें मैं आपको थोड़ी एडवांस बता रहा हूं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए अब आपकी किताब पर आ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आपने अपने दिनचर्या में काफी बार ये सुना होगा कि भाई गीले हाथों से स्विचेस को मत छुओ, है ना। आप पेन पेंसिल इत्यादि जो है वो बोर्ड के आसपास ना लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें करंट आ सकता है। नंगे पैरों से स्विचेस को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, और ये बात सही भी है कि इससे बेटा खतरनाक रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, कोई घटना घट सकती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका यह है कि आप, सिंपल सी बात है, ध्यान रखें इस बात को कि विद्युत धारा बहुत खतरनाक चीज है। इसके बहुत सारे प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि हम विद्युत धारा के बारे में पहले की भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम पहले सीख चुके हैं कि विद्युत धारा पदार्थों को अपने, देखो विद्युत धारा जो होती है ना, वो पदार्थ अपने अंदर से उसे गुजरने देती है। तो जो पदार्थ बेटा विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने दे, अपने अंदर से जाने दे, उसे हम कहते हैं विद्युत का सुचालक। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत का सुचालक। देखो लिखा हुआ है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक यानी अच्छे चालक कहलाते हैं या होते हैं। यानी वो सभी पदार्थ बेटा जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देंगे, उन्हें हम विद्युत धारा का सुचालक कहेंगे। अब सवाल उठता है कि सर सुचालक तो समझ में आ गया, लेकिन पदार्थ कौन कौन से हैं जो ये करते हैं? आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, आपके घर के अंदर जो कनेक्शन किया गया है, जिसमें स्विचेस लगी हैं, बोर्ड लगा हुआ है ना, बल्ब लगे हैं, पंखा लगा है, ये सब किस चीज से जुड़े हुए हैं? आपस में तार से, है ना। अब तार के अंदर आपने देखा होगा रंग बिरंगे तार होते हैं, लेकिन तार के अंदर वाली जो चीज होती है वो तो सब में सेम होते हैं। वो तो रंग बिरंगा ऊपर का होता है लेयर, जिससे कि आपको बचाया जा सके, क्योंकि वो होता है विद्युत का कुचालक। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो रबड़ का सा दिखता है ना, फील होता है कुछ प्लास्टिक और रबड़ जैसा,
वो विद्युत का कुचालक होता है। वो इसलिए लगाया जाता है जिससे कि तार को आप बाहर से पकड़ो तो आपको करंट ना लगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तार के अंदर, बिल्कुल तार के अंदर एक पतली पतली जो है ना भूरे रंग की पतली तारें दिखाई देती है, जो कि बेटा कॉपर से बनी होती है, यानी तांबे से। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि जी सुचालक क्या है, तो आप बोलोगे सुचालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित कर दें, बस। उसके बाद कहता है जी ऐसा उदाहरण दो जो ये साबित कर सके कि ये सुचालक है। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, कॉपर की तार होती है ना, कॉपर की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है ना, लोहे में से भी बेटा विद्युत प्रवाहित हो जाता है, चांदी में से विद्युत प्रवाहित हो जाता है। कोई भी धातु है, धातु क्या होते हैं जिनका इस्तेमाल आप दिनचर्या में काफी जगहों पर करते हैं, जैसे कि आपने टेबल, कुर्सी, अलमीरा, इन सब में भी धातुओं का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, है ना। वैसे टेबल लकड़ी के भी होते हैं लेकिन लोहे वाले भी होते हैं, है ना। तो जो लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, ये सब धातु होते हैं और इनमें से बेटा विद्युत आसानी से गुजर सकती है, इसीलिए इन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। अब कहता है क्या, विद्युत को जांच कैसे किया जाता है, मतलब हम कैसे जांच करते हैं कि विद्युत जो है वो है उसके अंदर। तो कहता है क्या, हम कक्षा छठी में जांच करने के लिए पदार्थों का इस्तेमाल कर चुके हैं, है ना। आप जांच करना चाहते हो तो एक बार फिर से यहां पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने ये संपरीक्षित यानी टेस्टर बनाया था, है ना। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो बना लेंगे, कितना तो आसान है, चलो टेस्टर बनाते हैं। तो कहता है क्या कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक परिपथ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? परिपथ बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, परिपथ क्या होता है? परिपथ एक ऐसा मार्ग होता है बेटा जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो आपको एक परिपथ बनाना होगा। ठीक है, ये परिपथ बना लिया। परिपथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो बेटा आपको चाहिए सेल, ठीक है। एक परिपथ बनाने के लिए आपको सेल चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाहिए आपको बल्ब, ठीक है। बल्ब ही तो बताएगा कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हुई या नहीं हुई। उसके बाद फिर तार चाहिए होंगे बेटा कनेक्शन करने के लिए, अलग अलग रंग के ले सकते हो आप। उसके बाद वो पदार्थ जिसको टेस्ट करना है कि ये विद्युत धारा को प्रवाहित करता भी है कि नहीं करता है। तो देखो, अगर मान लो बल्ब जल जाता है, कनेक्शन कैसे करना है तो आपको पता होगा बेटा कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, सेल के दो जो है वो हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा जो है धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो ये ऊंचा ऊंचा हिस्सा होता है ये धनात्मक होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी जो उभरा हुआ होता है बेटा उसे धनात्मक कहते हैं, कहीं लिखा भी होगा वो बाद में पढ़ लेंगे हम। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो धनात्मक होता है, जो फ्लैट होता है वो ऋणात्मक होता है। हर सेल के, बैटरी के अंदर ये दो ही टर्मिनल होते हैं, ये दो ही भाग होते हैं उसके, ठीक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब कहता है क्या कि धनात्मक से तार को निकाल लो, है ना। सेल से ही करना है बेटा, मेन कनेक्शन से नहीं करना, क्योंकि मेन कनेक्शन में जो आपके घर में वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, बहुत खतरनाक। इससे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कभी भी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वोल्टेज बेटा 3.5 वोल्ट से लेकर यानी 3.5 वोल्ट से लेकर बेटा 12 वोल्ट तक हो सकती है। इससे ज्यादा का हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए आप सेल का ही इस्तेमाल करेंगे। सेल ऐसा कुछ आपके पास होगा। तो देखो यहाँ पर जो बेटा ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पता नहीं कैसे दिखेगा। दिख रहा है? यस और नो कमेंट करके बताना बेटा। देखो अब दिख रहा होगा, है ना। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ऊपर ऊपर उभरा उभरा सा, ये धनात्मक होता है। यहाँ पर लिखा भी होता है स्टिकर के ऊपर, शायद पता नहीं आपको दिखे या ना दिखे, फोकस में नहीं आ रहा होगा। ये धनात्मक होता है, ठीक है। और जो पीछे से फ्लैट सरफेस होता है बेटा ये ऋणात्मक होता है, ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, धनात्मक से तार निकाल ली, ऋणात्मक से भी एक तार निकाल ली। अब तारों को ऐसे बांधो जिससे कि आप जिसका टेस्ट करने वाले हो उनके दोनों तारों के बीच में, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गया ये ऋणात्मक हो गया, इन दोनों के बीच में बेटा सिर्फ और सिर्फ वो चीज आए जिसका आपको टेस्ट करना है, वो चीज आए, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक का टेस्ट करना है, लकड़ी का टेस्ट करना है, या किसी और धातु का टेस्ट करना है, या फिर इसी पेचकस का टेस्ट करना है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे ही बल्ब जल गया तो समझ लो वो सुचालक है, बल्ब नहीं जला तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक है। इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो कहता है कि अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे प्लास्टिक हो गया,
लकड़ी हो गई, ये विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं करते बेटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन पदार्थों को हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। वो पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं उन्हें हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। अब सवाल उठता है क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? अब सवाल यही उठता है। तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि क्या विद्युत का चालन द्रव्य भी करते हैं। इसके लिए आप तेल ले सकते हैं, इसके लिए आप नमक का पानी ले सकते हैं, इसके लिए आप नींबू का पानी ले सकते हैं बेटा। और ये सारी चीजें अलग अलग लेकर आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा काम। क्या करना होगा, जैसे आपने ये लिया था ना, जैसे आपने ये लिया था वैसे ही द्रव्य के साथ करना है। पर ये याद रखें सेल से ही एक्सपेरिमेंट करना है। अभी जो पदार्थ आप यहां पर लगा रहे थे ना ठोस अवस्था में, जैसे कि कोई भी टेस्टर लगा रहे थे या कोई और सामान लगा रहे थे ठोस अवस्था में, तो बेटा उसको ना लगाकर अब हम क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे या फिर एक ग्लास टाइप का कुछ ले लेंगे, ठीक है, और ऐसा कुछ कांच का ले लेना बेटा, कांच कुचालक होता है इसलिए। और इसकी जो एक तार होगी वो यहां डाल लेंगे जो कि धनात्मक होगी, और दूसरी तार जो होगी बेटा ऋणात्मक, वो यहां डाल लेंगे। डाल लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे, और पानी में बेटा प्लेन पानी डालेंगे। पहले हम देखते हैं कि पानी सुचालक है या कुचालक। अगर आपका पानी आसूत है, यानी कि इसका मतलब एक ऐसा जल बेटा, आसूत जल ये एक ऐसा जल होता है जिसके अंदर कोई भी कण नहीं होते हैं, कोई भी कण नहीं होते हैं जो सुचालक हो जाए, पानी सुचालक बन जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर आपका जल शुद्ध है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम ऐसा जिसमें से कोई भी गंदगी नहीं है। अब कहोगे सर आरओ का पानी ले सकते हैं, आरओ के पानी में भी बेटा कुछ ना कुछ जो मिनरल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से वो भी सुचालक बन जाते हैं। वो बात अलग है कि सुचालक होंगे पर बहुत कम होंगे। शायद आपका जो बल्ब जला था वो बहुत हल्का जलेगा, फिर आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देना है, 1 चम्मच नमक मिला दो। मिलाने के बाद उस नमक को घोल लो पानी में। घुलेगा तो आप देखोगे बल्ब जो जल रहा है वो बहुत तेजी से जलने लगेगा। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसमें नींबू मिला लोगे। नींबू मिलाने के बाद आप टेस्ट करो, नींबू मिलाओगे तो वो फिर से जलेगा। इस प्रकार से आप जिन पदार्थों को मिलाकर उस बल्ब को जला पा रहे हो वो सब सुचालक है, वो सब सुचालक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि आसूत जल क्या विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो आप बोलेंगे जी आसूत जल में तो कोई कण ऐसे होते ही नहीं है कि विद्युत का सुचालन करे, तो इसीलिए आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है। याद रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो द्रव्य में भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी में देखो यहां पर कह रहा है कि भैया हमने अगर प्लास्टिक वाले हिस्से पर लपेट दिया होगा तो बल्ब यहां पर देखो बुझा हुआ है, जला नहीं है। यहाँ के बल्ब को देखो पीला दिखाया गया, यानी दिखाने की कोशिश की गई है कि बल्ब जल गया, और यहाँ पर बल्ब जो है वो बेटा जला नहीं है, बल्ब यहाँ पर नहीं जला, जबकि यहाँ पर बल्ब जल गया। आप अगर नोटिस करो तो देखो ये पीला पीला दिख रहा है। ऐसे ही कह रहा है क्या कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया वो यहाँ पर करके दिखाया गया है। कहता है क्या कि द्रव्य भी जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। अब सवाल उठता है कि सर द्रव्य भी सुचालक है और ठोस भी सुचालक है, क्या गैस सुचालक होती हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। जिस हम टेम्परेचर पर, और जिस बेटा टेम्परेचर मतलब तापमान, जिस तापमान और जिस विद्युत पर हम काम कर रहे हैं उस पर ऊष्मा का और कह सकते हो विद्युत का कुचालक होती है हवा। यानी हवा में से कभी भी विद्युत पास नहीं होती है, याद रखना। हवा में से अगर विद्युत पास हो जाती तो सोचो ना, खंभों पर जो तारें लगी होती हैं उनके आसपास से भी हम गुजरते तो हमें करंट लग जाता, होता कि नहीं होता? हाँ, ये हो सकता है कि करंट लगे कब, जब बेटा आसपास की हवा में नमी आ जाए और वहां पर करंट बहुत ज्यादा हो, विद्युत बहुत ज्यादा हो। जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ घर में 220 वोल्ट, इसलिए आप खंबे के आसपास से गुजरते हो या अपने घर के बोर्ड के आसपास से गुजरते हो तो आपको करंट नहीं लगता। लेकिन जो विद्युत पावर प्लांट होते हैं ना, उसकी क्षमता बेटा कह सकते हो हजारों हजारों वोल्ट की होती है। आपने देखा होगा वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें आती है ना हमारे घरों में, है ना, मेन तार जो आती है, उसकी क्षमता 11,000 वोल्ट होती है, तो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि हमें दूर से लपक ले। हाँ, वो बात अलग है कि जो रेल होती है ना, ट्रेन में जो तार यूज होती है उसकी 25,000 वोल्ट होती है बेटा, ठीक है। उसकी कुछ क्षमता होती है, वो लगभग आप समझ सकते हो आधे फीट से आपको खींच सकता है, आधे फीट से।
लेकिन अगर ये 70-80 हजार वोल्ट के आसपास में पहुंच जाए तो क्या होगा? तब ये खींचने की ताकत रखेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि 10 फुट से खींच लेगा, 1-1.5 फीट 2 फीट इतने दूर से खींच सकता है। तो आप समझ सकते हो कि हवा बहुत अच्छी चालक नहीं है। बहुत अच्छी चालक होती तो बेटा इतनी तगड़े वोल्टेज में तो हमें सुखा देती, पर ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हवा कुचालक होती है। कुछ विद्युत के जो कुचालक हैं वो आपके उदाहरण के तौर पर लिखे जा सकते हैं, जैसे आसूत जल है ना, प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, ये सब हमारे क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक हैं। सुचालक में आप लिख सकते हो सभी धातु। सभी धातु में बेटा आ गया लोहा, सोना, चांदी, ये सब। और सुचालक में आगे बेटा नमक का पानी, और बेटा विलियन कह सकते हो, नमक का विलियन, और बेटा हमारा हो जाएगा अम्ल का विलियन यानी नींबू के रस वाला। तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बल्ब जो जल रहा था उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी ऐसा पदार्थ जो बेटा जलता है, ग्लो करता है, उसकी खुद की रोशनी होती है, उसे हम कहते हैं बेटा दीप्त, दीप्त पिंड। दीप्त पिंड ऐसे पिंडों को कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो खुद जलकर रोशनी देते हैं। बस यहां पर यही है। अब हम बात करेंगे बेटा एलईडी के बारे में। एलईडी क्या है? एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ये बहुत बड़ी खोज है, पता है आपको। अब जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना बल्ब अपने घरों में, वो एलईडी है। आपके जो घर में बल्ब हैं, टीवी हैं, पैनल्स वगैरह जो आते हैं डिजिटल बोर्ड के, वो भी एलईडी होते हैं। क्या है ये एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड। हालांकि डायोड के बारे में अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये आपको 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जो डायोड होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ना दो ऐसे छोटे से एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है, ऐसे दिख पा रहा हो अगर आपको, ऐसे बहुत छोटा सा एरिया होता है जिसके बीच में कुछ भी नहीं होता। तो मतलब इतनी तेज यहां से करंट को पास किया जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर जाता है, कूदना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत सारी जो है ना एनर्जी रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, वातावरण में, और वो बेटा कहीं ना कहीं रोशनी के फॉर्म में निकलती है। तो बस इतना मोटा मोटा समझ लो। तो एलईडी जो होती है वो बहुत मतलब अच्छी चीज है। कम वोल्टेज, कम करंट का कंजम्पशन करके वो अच्छी रोशनी देती है। पुराने जमाने में जो हम बल्ब यूज करते थे बेटा, वो CFL होते थे, ठीक है। उससे भी पुराने जमाने में जो होते थे वो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, जो पीले कलर के अभी भी शायद यूज करते हैं। 10-12-15 रुपए का बल्ब आता है, वो फिलामेंट वाले बल्ब। उस फिलामेंट वाले बल्ब में आपने ऐसी ऐसी बीच में तार लगी हो, देखी हो, ऐसे करके वो होता है। किस किस ने देखा है मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे करके वो बल्ब होता है, ऐसे करके बना होता है, मतलब मैं बनाने की बस कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा बल्ब होता है। इसे कहते हैं बेटा क्या? इसे कहते हैं फिलामेंट वाला बल्ब, तंतु वाला बल्ब। ये जो तंतु होता है बेटा, ये टंगस्टन का बना होता है, जिसे आप W से दर्शाते हैं। इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसका जो द्रव्यनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर यह पिघलता है, और इसमें गैस भरी होती है अंदर में, नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन जैसी गैस भरी होती है। इस गैस से ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है बेटा वातावरण में, उससे ये तंतु दूर रहता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन तंतु से जुड़ेगा तो तंतु कमजोर पड़ने लग जाता है और वो बेटा खराब हो जाता है। इसीलिए जब आप बल्ब फूटता है तो भक की आवाज आती है, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है, और वो हवा ऑक्सीजन से इस तंतु को दूर करके रखता है, जिससे कि तंतु का जो द्रव्यनांक है वो वहां तक मतलब आसानी से ना पहुंच सके, आसानी से ना पिघल सके। क्योंकि अगर ये तंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जल्दी पिघल जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखें, तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। इसका द्रव्यनांक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले बेटा तो इसका द्रव्यनांक बहुत कम हो जाता है, इसीलिए इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एलईडी की बात कर रहे थे। एलईडी के अंदर हमारे दो टांग होती है बेटा, जैसे हमारी तो है वैसे एलईडी की भी दो टांग होती है। अब ये दो टांग कौन कौन सी है? तो भैया ये है और ये है। जो बड़ी टांग होती है बेटा वो प्लस होती है, और जो छोटी टांग होती है बेटा वो माइनस होती है। अब कहोगे सर हम जब बल्ब लगाते हैं उसमें तो हमें प्लस माइनस नहीं देखना पड़ता, एलईडी में क्यों देखना पड़ रहा है? एलईडी का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है बेटा कि अगर आप उसे उल्टा जोड़ दोगे ना तो उसमें से रोशनी नहीं आएगी, उसमें जो है ना मतलब रोशनी निकलेगी ही नहीं। एलईडी आप ले लो, एक खरीद लो, 2 रुपए 2.5 रुपए का मार्केट से मिलता है आपको। सेल के साथ जोड़ो। जैसे ही आप एलईडी को सेल के साथ जोड़ोगे बेटा तो सेल के साथ कंबाइन करने के बाद वो ग्लो करता है। लेकिन ग्लो कब करेगा? जब आपके बैटरी का पॉजिटिव बेटा, हमने पढ़ा ना अभी हमारे पास बैटरी है,
या सेल है बेटा, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है। आपके बैटरी का पॉजिटिव जब आपके एलईडी से जुड़ेगा पॉजिटिव वाले से, और नेगेटिव जब जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव वाले से, तभी ये जलेगा, अन्यथा बेटा ये नहीं जलेगा। ये एलईडी की खास बात होती है। अब हर बार क्या बल्ब को चेक कर करके बनाया जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए एलईडी की बल्ब में एक टांग लंबी और एक टांग छोटी होती है। कोई आपसे पूछेगा एलईडी के बल्ब में आपने ऐसा देखा होगा एक लेग बड़ा होता है एक छोटा होता है, क्यों होता है जी? इसलिए जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके, ये पता कर सके कि उसकी कौन सी जो टांग है वो धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक, जिससे हम सेल को आसानी से उसके साथ कंबाइन कर सके। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, टेस्ट भी तो कर सकते हैं। हर बल्ब को टेस्ट करें। अगर मान लो सोच कर देखो, आप एक ऐसा सर्किट डिजाइन करो जिसमें 1000 बल्ब लगने वाले हैं और उसकी टांगे पहले से बड़ी छोटी बनाई हुई है, तो आसान होगा ना उसको बनाना, उसको जोड़ना। लेकिन अगर सबकी टांग बराबर होगी तो फिर आपको हर बल्ब को टेस्ट करना पड़ेगा, सीधा लगा के देगा अरे नहीं जला, फिर पलट के लगाओ, तो इसमें दिक्कत होगी। इसीलिए इसकी एक टांग बड़ी और एक टांग बेटा छोटी होती है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ऊपर, उसके अनुसार यहां पर कहता है और कौन सा प्रभाव है विद्युत धारा का, तो कहता है कि चलो एक और प्रभाव के बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है? कहता है क्या कि जब किसी सर्किट के अंदर, ध्यान से सुनना, जब किसी सर्किट के अंदर विद्युत प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनना, जब किसी सर्किट के अंदर विद्युत प्रवाहित होती है तो उस सर्किट में चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है। चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है मतलब अगर उसके आसपास में बेटा आप चुंबक को लेकर जाओगे ना, तो वहां पर आप देखोगे कि उसका चुंबकीय प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। आपको कि क्या मतलब सर, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें आप बहुत सारे सेल को आगे पीछे जोड़ लें, जब सेल को आपस में क्रम से जोड़ते हैं बेटा, और जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना, सेल को दिखाते वक्त ये बड़ी वाली टांग प्लस को दिखाती है, छोटी टांग माइनस को। हर बार ऐसे जोड़ना है कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि मेरे पास अगर 2 सेल होते तो इसका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना मेरे को, ये वाला हिस्सा, ये दूसरे के ऐसे फ्लैट हिस्से में जोड़ूंगा मैं, तब जाकर वो बैटरी बनेगा। तो बैटरी की परिभाषा ही होती है सेलों का योग, और सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनकी ताकत बेटा जुड़ जाती है। तो अगर मान लो एक सेल 1.5 वोल्ट का है और 2 सेल को लगाया गया है, तो उसको 2 से गुणा कर दो, तो कितने वोल्ट का हो गया? वो 3 वोल्ट का हो गया। तो ऐसे ही आपको 3-4 सेल जोड़ लेने हैं। आपने देखा होगा आपके टॉय वगैरह वाली जो कार वगैरह आती है उसके अंदर 4-4 सेल लगे होते हैं, है ना? अब वो 4 सेल कैसे लगा होता है? तो कभी उसे खोलो और गौर से देखो, एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा होता है, मतलब वो ऐसे जुड़े होते हैं अगर चौड़े पैनल में है तो, जैसे यहाँ पर एक का माइनस आ रहा है तो दूसरे का माइनस यहाँ पर प्लस होगा, ऐसे फिर इसका माइनस यहाँ आएगा तो दूसरे का प्लस यहाँ होगा, इस तरीके से वो जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में कंपास होगा। कंपास नहीं है बेटा तो आप मार्केट से 10, 12, 15 रुपए का आता है छोटा सा खिलौने वाला, वो प्लास्टिक का होता है, ज्यादा यूजफुल नहीं होता, लेकिन मिल जाएगा आपको। उसके ऊपर आप ऐसे ही, जैसे यहाँ पर परिनालिका बनाई हुई है, तार लपेट दो उसके ऊपर। तार लपेटने के बाद उसे बेटा अपने सेल से जोड़ लो। सेल से जोड़ने के बाद अगर आप देखोगे कि जैसे ही विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो इसमें जो कंपास की सुई थी ना, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। मतलब पहले ये देख लो उसकी दिशा कैसी है, फिर सेल से जोड़ने के बाद देख लो उसकी दिशा कैसी है, तो आप नोटिस करोगे उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये दिशा में परिवर्तन क्यों आया, है ना? सवाल उठता है कि दिशा में परिवर्तन क्यों आया? तो ये इसलिए आया बेटा क्योंकि जब कभी भी विद्युत धारा किसी तार में से प्रवाहित होती है तो उसके आसपास में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और वो चुंबकीय प्रभाव बेटा कंपास जो है हमारा दिक सूचक यंत्र जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रभाव बना लेता है, और उसकी जो डिफ्लेक्शन है, निडल है बेटा, सुई जो है वो घूम जाती है, मतलब हिल जाती है अपनी जगह से। तो कहीं ना कहीं ये चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। अब कहता है क्या कि सुचालक या हीन चालक द्रव्य क्या होते हैं, वो आपको बताना है। नींबू का रस जी भैया अच्छा चालक है, सिरका अच्छा चालक है, ठीक है, अच्छा चालक यहां पर भी लिखोगे। टोटी का पानी, अगर आपका पानी बेटा नमकीन है, मतलब कई गलियों में कई जगहों पर नमकीन पानी आता है, थोड़ा हार्ड पानी आता है, पीने में स्वाद नहीं आता है, अगर ऐसा पानी है तो उसमें हाँ और अच्छा चालक लिख देना। और अगर पानी थोड़ा साफ सुथरा है, मतलब
कहने का मतलब आरओ का पानी अगर आप पीते हो तो, लेकिन वैसे ये टोटी का लिखा हो तो टोटी का लिखना। जैसे आपका सप्लाई का पानी आ रहा है तो आप लिखेंगे पार्श्व रूप से कुछ कुछ, यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ कुछ, यानी थोड़ा बहुत चालक है, थोड़ा बहुत चालक है, पूरा अच्छी तरीके से नहीं है। ऐसे वनस्पति तेल बेटा ये कुचालक आएगा, इसमें नहीं लिख देना, कुचालक होते हैं। दूध, दूध को देखो, टेस्ट करो खुद, फिर पता लगाओ। सारी चीजें मैं बता दूंगा, फिर आप सीखोगे कैसे, है ना। उसके बाद बेटा शहद का टेस्ट कर सकते हो। शहद जो होता है बेटा ये कुचालक होते हैं, शहद में से कहीं भी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। ऐसे आसपास में आप और भी द्रव्य ले सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक में भी आप ले सकते हो, जैसे कि कोका कोला ले सकते हो, मिरिंडा ले सकते हो, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, और उसमें आप विद्युत धारा का टेस्ट कर सकते हो कि विद्युत सुचालक है, कुचालक है, क्या है, कैसा है, वो आप टेस्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इससे ये पता लग जाएगा आपको कि कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है। डन। बस इसमें और कुछ नहीं है, खास बातें इतनी ही हैं जो मोटी मोटी आपको समझने के लिए मिलती है। अब सवाल उठता है कि हम आसूत जल की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर हम आसूत जल की बात करते हैं, खनिज लवणों वाले जल की बात करोगे, यानी नॉर्मल जो पानी है टूटी का उसे आप देखोगे तो वो विद्युत धारा की चालक होगी। वहीं पर अगर मान लो हम कहते हैं आसूत जल को ले, आसूत जल क्या होता है सर, पहले तो बता दो आसूत जल क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज ये है बेटा कि जब आप पानी को उबालते हो तो पानी जो है ना वो वाष्पीकृत होता है। पानी जो है किस में बदल जाता है, नमी में, हवा में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। उस वाष्प को अगर किसी ढक्कन वक्कन की सहायता से इकट्ठा कर लिया जाए बूंद बूंद करके, वो जो पानी आपका निकलेगा उसे हम आसूत जल कहते हैं। उसमें कोई भी बेटा लवण नहीं पाए जाते हैं, कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, और जिनमें मिनरल्स नहीं होंगे बेटा वो सुचालक नहीं होते हैं, याद रखना। अब एक चीज और याद रखना, थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस चीज क्या कि जो विद्युत है ना वो ठोस पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब छोटे छोटे से कण होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं पर बेटा द्रव्य जो होता है ना उसमें फ्री आयंस की वजह से होते हैं, आयंस की वजह से, ठीक है, फ्री आयंस की वजह से होते हैं। आयंस क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं आयंस, चलो मुझे बताओ कमेंट करके, आयंस क्या होते हैं। धनायन ऋणायन सुना होगा ना आपने, वही आयंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर यही सारी बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अब हम विद्युत धारा की बात करेंगे बेटा, किसके बारे में, उसके रासायनिक प्रभाव के बारे में। चलिए रासायनिक प्रभाव को जानते हैं। तो कहता है कि बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए और प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसूत जल भरिए। एक ढक्कन के आसूत जल में कुछ बूंदे नींबू की तथा कुछ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। दूसरे ढक्कन में आसूत जल में कास्टिक सोडा और या फिर पोटेशियम आयोडाइड जैसे कुछ पदार्थ डालिए, और उसमें से अब बेटा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की हमें कोशिश करनी है, और ये टेस्ट करना है कि विद्युत धारा किसमें से प्रवाहित होता है। तो जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे बेटा तो आप उसके रासायनिक प्रभावों को देख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में जाना था, ठीक है, उसके हमने प्रभावों में जाना था कि किस प्रकार से वो प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे ही कहता है कि आप ले लो 2 इलेक्ट्रोड्स ले सकते हो। ये इलेक्ट्रोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे बेटा, सेल के अंदर होती हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो तो मैं ये खर्चा उठाने को तैयार हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराऊंगा बाय माय ऑन कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस कमेंट करके लिख कर भेजना है मेरे को। कोई भी 12 से 15 मेरे को वीडियो में कमेंट अगर मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों ने डिमांड की होगी कि सर मुझे ये एक्सपेरिमेंट कराओ, तो 12 से 15 बच्चों के लिए मैं ये एक्सपेरिमेंट करा दूंगा। हाँ 1-2 होंगे तो सॉरी बेटा, लेकिन 12 से 15 आपको कमेंट यहाँ पर करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा जल्दी चांसेस। आप कहोगे सर आपका फ़ायदा है कमेंट करवाएंगे, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा, आप सीखने के लिए मिलेगा आपको, मैं आपको अच्छा सर्व करके दूंगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको धातु की एक रॉड ले लेनी है। चाहे तो आप धातु की ले सकते हो, कील से भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कार्बन की रॉड आती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा, धातु की टोपी के साथ कार्बन की छड़ होती है, ठीक है। अब इसको जल में डालना है और बेटा यहाँ से पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपकी विद्युत पास करने के बाद यहाँ पर बेटा कुछ बुलबुले बनते हुए आपको महसूस होंगे इधर और इधर। अगर वो विलयन सुचालक है तो, अगर ये विलयन कुचालक हुआ तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा नमक वमक मिला देना है इसमें, तो फिर ये बुलबुले बनाना शुरू कर देगा।
इससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ये विद्युत का सुचालक है और दो प्रकार की गैस उत्पन्न होती है। ऐसे बेटा और भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को देखो, यहाँ पर बेटा क्या ली गई है, बैटरी ली गई है, यहाँ पर कंपास लिया गया है ये चेक करने के लिए कि करंट जा रहा है उसमें या नहीं जा रहा है, क्योंकि करंट जाते ही ये डिफ्लेक्ट होगा, हिलेगा। और यहाँ पर बेटा आलू लिया गया है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू के अंदर अगर हम दो तारे डालें जिसमें से हम विद्युत को पास करें और कंपास डिफ्लेक्शन शो करे बेटा, तो बताओ कि किस तार के पास ग्रीन या ब्लू कलर के आपको धब्बे दिखाई देंगे। ये ब्लू भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे जो धनात्मक होगा उसकी तरफ, जो धनात्मक होगा बेटा उसकी तरफ ये आपको धब्बे दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि जी आपको कैसे पता लगे धनात्मक है। आप देखो यहाँ पर ये बैटरी है तो बैटरी का धनात्मक छोड़ है ना, तो इधर से ये आने वाली सारी तार धनात्मक ही तो हुई, तो धनात्मक के पास मिलेगा। अब सवाल उठता है सर ये क्यों होता है ऐसा। बेटा आपके जो पोटैटो होते हैं, आलू होता है, आलू के अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होता है। वो सारा कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा कहीं ना कहीं जाकर आयंस की वजह से यानी विद्युत धारा की वजह से यहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे वो इकट्ठे होने शुरू होते हैं तो वो हरे हरे कलर के हो जाते हैं। ऐसे ही आपने कई आलूओं में भी देखा होगा, कुछ आलू बेटा हरे हरे कलर के आ जाते हैं, कहीं कहीं से वो हरे हरे होते हैं। अगर आप उसे अंदर से काटो तो आपको थोड़ा ग्रीनिश दिखाई देता है। इसका क्या तात्पर्य है कि उस आलू के अंदर वहां पर ज्यादा मात्रा में शर्करा है, वो खा नहीं सकते आप क्योंकि वो शर्करा कड़वा लगता है खाने में हमें, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किसने इसके बारे में बताया था, ये ध्यान रखना कि ये विद्युत धारा का जो ये इलेक्ट्रोड वाला एक्सपेरिमेंट है, ये सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने किया था। और इन्होंने दर्शाया था कि इलेक्ट्रोड को जब जल में डुबाया जाता है तो विलयन में से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बेटा ऐसे ऐसे करके बताया था। यहाँ पर आपको ना बुलबुले दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि सर कौन सी तरफ किस गैस के बुलबुले होंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये बुलबुले बने तो कौन सी गैस के बने। आप याद रखना बेटा, अपने बैटरी के पॉजिटिव से जिस इलेक्ट्रोड को आपने जोड़ा है वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से जिसको जोड़ा है वो आपका नेगेटिव होगा। अब सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस कहां पर है। बहुत आसान है, देखो ऑक्सीजन जो होता है बेटा अपने आप में एक ऋणायन गैस होती है। ऋणायन गैस मतलब हो गया उसका नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। हमने पढ़ा है कि दो आवेश आपस में एक दूसरे को तभी आकर्षित करते हैं जब उनके ऊपर अलग अलग आवेश हो। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अगर उनके ऊपर बेटा सेम या एक जैसे आवेश हो। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, सोचो, चलो कमेंट में बताओ मुझे, ये कहाँ मिलेगा, ए की तरफ मिलेगा या बी की तरफ मिलेगा, बताओ, ए की तरफ या बी की तरफ, जल्दी से मुझे बताओ, ए की तरफ मिलेगा या बी की तरफ। और ये टाइम टैग कर देना, टाइम टैग मतलब कि वीडियो में जो टाइम आ रहा होगा वो आप टैग कर देना अपने कमेंट में, सो दैट मैं आपके कमेंट के साथ वो पोर्शन भी देख सकूं, क्योंकि नहीं तो मेरे को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी मैंने क्या पूछ लिया था। तो टाइम टैग कर लेना। आंसर क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से, ए होगा या बी होगा। देखो ये क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसको कौन आकर्षित करेगा बेटा, उसका दूसरा चार्ज यानी कि विपरीत चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो विपरीत चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये ज्यादा कहां चांस है बनने के, बताओ ऑक्सीजन गैस कहां बनेंगी भाई। अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा। बिल्कुल सही जवाब अगर आपने ए दिया है तो आपका बेटा आंसर अगर ए है तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ए पर ऑक्सीजन मिलेगा आपको। और हाइड्रोजन अपने आप में जो होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव गैस होती है। तो ये आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको नेगेटिव की तरफ। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये निकलसन ने बताया था, विलियम निकलसन ने 1800 के आसपास में, जिन्होंने बताया था कि भैया इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल पर मिलेंगे। इसका उत्तर पहले भी था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि नहीं तो फिर आप उत्तर दे देते बिना समझे। उसके बाद इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले जो है वो दूसरे पर बनेंगे जो कि नेगेटिव होगा। बस यही है। ऐसे ही एक आलू वाला एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको करा दिया। अब हम बात करेंगे बेटा विद्युत लेपन के बारे में। विद्युत लेपन भी अपने आप में एक विद्युत धारा का क्या है बेटा, प्रभाव है।
विद्युत लेपन होता क्या है? विद्युत की सहायता से लेप लगाना। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में हम लोग जो है ना लकड़ी पर या कोयले पर खाना बनाते थे, मतलब कोयले को जलाकर, लकड़ी को जलाकर, अभी भी बनाते हैं। तो उससे पहले क्या किया जाता था ना, बर्तन के ऊपर पीछे की तरफ से पेंदी में मिट्टी का लेप लगा देते थे लोग बाग। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों करते थे? वो मिट्टी का लेप इसलिए लगाया जाता था बेटा, जिससे कि जब खाना बनाए और बर्तन में जो बहुत सारा काला काला लगता था ना, यानी कि जो कार्बन कार्बन होता था जलने के बाद, वो जब नहीं जल पाता था तो बर्तन काले हो जाते थे। तो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई ऐसा क्यों ना करें कि मिट्टी का लेप लगा दें उस पर, जिससे कि जब वो काला होगा तो मिट्टी की खास बात क्या होती है, पानी से लगते ही वो गीला हो जाता है, एकदम छूट जाता है। तो वो लेप जो है, उस लेप की वजह से वो जो कालापन है वो बर्तन पर ना लगकर मिट्टी पर लगेगा, और जैसे हम धोने जाएंगे मिट्टी समेत वो काला भी उतर जाएगा। तो वो लेप वर्ड वहीं से आया है। तो विद्युत का लेपन यानी विद्युत की सहायता से हम एक लेप लगा देते हैं। क्या होता है ये? आप लोगों ने देखा होगा आसपास में हमारे बहुत सारी ऐसी धातुएं पाई जाती हैं बेटा जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। मतलब कि इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील कि कुछ देर तक अगर आप उसे खुला छोड़ दो तो वो बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर तो कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो खराब हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो भाई उसको बचाया जाए। तो आपने देखा होगा, आप अपने घर में दरवाजे होते हैं, कूलर होता है, ग्रिल होती हैं, उसमें पेंट कर देते हैं। पेंट सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि देखने में सुंदर लगे, पेंट इसलिए किया जाता है बेटा जिससे कि लोहे के ग्रिल दरवाजों या फिर खिड़कियों को या कूलर को बेटा जंग लगने से बचाया जा सके। एक प्रकार का हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे कि हमारे शरीर को कपड़ा देता है। ऐसे ही बेटा कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके ऊपर पेंट करके काम नहीं चलता, पेंट करोगे तो वो उतर जाएगा। जैसे कि कोई चीज ऐसी जो गर्मी में इस्तेमाल होने वाली है, तो अगर आप पेंट करोगे तो गर्मी से तो पेंट जल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा उसके ऊपर विद्युत का लेपन किया जाता है। विद्युत का लेपन जब जिंक का किया जाता है, ध्यान से सुनना, जिंक का, जेडन, ठीक है, जिंक का जब किया जाता है तो बेटा उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। ऐसे ही आपने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल सोने आते हैं, सोना मतलब ज्वेलरीज, मतलब जो कहावत सुनी होगी ना, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं। मतलब ऐसी ज्वेलरीज आ रही है जो सोने से देखने में बिल्कुल कम नहीं लगेगी, बिल्कुल सोने जैसी चमक, लेकिन वो बहुत सस्ती आती है। मतलब सोने का शायद हो सकता है 1/10 1/20 पार्ट में महंगा आता हो। यानी कोई सोने की ज्वेलरी अगर कान का इयरिंग लेने जाओ तो शायद 20,000 का दे, लेकिन शायद हो सकता है कि सोने का पानी चढ़ा हुआ ज्वेलरी, सोने जैसा देखने में लगे, बिल्कुल चमक वमक वैसी, फिनिशिंग भी वैसी, वो शायद आपको 2000 में मिल जाए, वो शायद आपको 2000 में मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से आपको ये मतलब एक्टिविटीज करने के लिए मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु के ऊपर जब दूसरे धातु की लेप लगा दी जाती है विद्युत की सहायता से, तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में आए तो आप यही लिख सकते हैं, विद्युत लेपन एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु की लेप लगा देते हैं विद्युत की सहायता से, जिससे कि उसको वातावरण से बचाया जा सके। उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपन की विधि को आप यहाँ पर बेटा चित्र में समझ सकते हो। जैसा कि देखो आपके पास यहाँ पर तांबे की एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा तांबे की दूसरी प्लेट है, दिख रहा है, तांबे की प्लेट, ये भी दूसरी तांबे की प्लेट है। और यहाँ लिया गया है क्या बेटा, यहाँ क्या लिया हुआ है? विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ किस प्रकार से होना है। इसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है बेटा जिसे नीला थोथा कहा जाता है, और वो होता है बेटा कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट फॉर्मूला याद रखना बेटा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। इस परिपथ में इस्तेमाल होने वाली जो विद्युत होती है बेटा, वो एक दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा जिसे आप DC करंट कहते हैं, DC करंट, दिष्ट धारा। दो प्रकार के विद्युत होते हैं बेटा हमारे आसपास में जिनका इस्तेमाल आप करते हो। जैसे सेल के अंदर अलग विद्युत है और आपके घर के बोर्ड के प्लग के अंदर अलग विद्युत है। बोर्ड के अंदर जो विद्युत है बेटा उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा। और वहीं पर अगर इस सेल के अंदर देखा जाए तो उसे कहते हैं दिष्ट धारा। जो विद्युत लेपन की विधि है वो दिष्ट धारा से कराई जाती है, सेल से, बैटरी से कराई जाती है। हमेशा देखो डायग्राम में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी लिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में दिष्ट धारा का प्रयोग
किया गया है। और विद्युत लेपन की विधि में बहुत घंटों नहीं लगते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर ये हो जाता है। समझ में आ गया? अब कहोगे कि इससे फायदे क्या हैं सर? इससे कई फायदे हैं बेटा। एक तो देखो आप उसको बचा पा रहे हो, दूसरी बात आप चीजों को चमकीला, शाइनी, अट्रैक्टिव बना देते हो। जैसे आप देखो गाड़ियों के आगे जो ये क्रोम प्लेटेड है, मोटरसाइकिल के जो रिम आते हैं बेटा, ये क्रोम प्लेटेड होते हैं। आपके बर्तन, थाली वगैरह, आपके साइकिल का हैंडल, ये सब विद्युत लेपन की वजह से ही संभव हो पाता है कि इतने चमचमाते और चमकीले आपको मिल जाते हैं। तो वही है, ध्यान रखना। तो क्रोमियम, या तो विद्युत लेपन के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं और या फिर क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। क्रोमियम का प्रयोग करते हैं तो जिसे हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं, क्रोम का लेपन कहते हैं। जिंक का जब करते हैं, जिंक को हम इंग्लिश में जिंक कहते हैं, हिंदी में जस्ता कहा जाता है। तो जस्ते की जब कोटिंग की जाती है बेटा, तो उसे आप कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रकार से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। टोटी, गैस के बर्नर, ये सब चीजें लेपन से की जाती है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। बाकी मोटी मोटी बात आपको 40 से 41 मिनट में समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें बेटा मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ बताऊंगा, चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा।